तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास। तो कह रहा है कि एक पुलिस एक चोर के पीछे भागता है। यदि चोर 10 कदम चलता है तो पुलिस 8 कदम चलती है और पुलिस के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर हैं। तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, तो सवाल बहुत आसान है, बस आप लोग एक बार ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो कह रहा है कि चोर 10 कदम चलता है तो पुलिस 8 कदम, यानी जितने समय में चोर 10 कदम चलता है उतने ही समय में पुलिस 8 कदम चलती है। ठीक है, तो पुलिस है और थीफ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ चाहे सेकंड मिनट घंटा कुछ भी माने कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चालों का अनुपात पूछा है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 1 सेकंड में कदम, 1 सेकंड में पुलिस कितने कदम चलती है? 8 कदम। और 1 सेकंड में चोर कितने कदम चलता है? 10 कदम। ठीक है, ये तो हो गया उनके कदमों की संख्या। अब हम लोग ये निकाल लेते हैं कि इनके कदमों की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो कह रहा है पुलिस के 5 कदम और चोर के 7 कदम के बराबर हैं। ठीक है, पुलिस के 5 कदम जो है चोर के 7 कदम के बराबर हैं। तो यहाँ से हम लोग इनके कदम की लंबाई का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पुलिस के 5 कदम और चोर के 7 कदम के बराबर हैं। तो पुलिस बटे थी बराबर 7/5, यानी इनके कदमों की लंबाई का जो रेशियो आ गया वो 7/5, यानी पुलिस के कदम की लंबाई 7 है तो चोर की 5 है। ठीक है, तो एक कदम में डिस्टेंस, एक कदम में डिस्टेंस, तो एक कदम में जो पुलिस है वो कितना डिस्टेंस तय कर रहा है? 7, और चोर कितना? 5। ठीक है, एक कदम में पुलिस जो है 7 की डिस्टेंस तय कर रहा है और चोर 5। ठीक है, तो ये बताइए पुलिस टोटल दूरी कितनी तय करेगी? टोटल 1 सेकंड में 8 कदम चल रहा है और एक कदम में 7 की दूरी तय कर रहा है, तो 8 7 56 और चोर 10 5 50। ठीक है, यानी अगर पुलिस जो है एक निश्चित समय में, ठीक है, समय यहाँ पर निश्चित है। ठीक है, पुलिस एक निश्चित समय में अगर 56 की दूरी तय कर रहा है या मीटर किलोमीटर कुछ भी मान लीजिए, तो उतने ही समय में जो चोर है वो 50 की दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर टाइम स्थिर है, स्थिर मतलब या निश्चित है, ठीक है, तो जो रेशियो डिस्टेंस का होगा, ये डिस्टेंस है। ठीक है, जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो चाल का भी हो जाएगा। तो चाल का रेशियो हो जाएगा 56 रेशियो 50, 2 से कट जाएगा, 2 2 दूनी 4, 2 8 16 और ये 25, यानी 28 रेशियो 25 हो जाएगा। ठीक है, अगर टी यानी टाइम निश्चित है तो जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो चाल का भी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। बाकी आप लोग अगर समझ गए हैं तो ऐसे सवालों को आप लोग बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये वाला सवाल भी सेम टू सेम वैसा ही है। एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करना शुरू करता है। जितने समय में खरगोश 9 कदम चलता है उतने समय में कुत्ता 6 कदम चलता है। ठीक है, तो कौन दो लोग हैं? एक खरगोश है और कुत्ता है। तो आगे कह रहा है कि कुत्ते द्वारा 5 कदम चली गई दूरी, ठीक है, कुत्ते द्वारा 5 कदम चली गई दूरी खरगोश द्वारा 8 कदम में चली गई दूरी के बराबर है। कुत्ता और खरगोश की गति का अनुमान बताइए। ठीक है, तो कौन है? डॉग है और रैबिट। ठीक है, तो कह रहा है कि जितने समय में खरगोश 9 कदम चलता है, ठीक है, यानी 1 सेकंड में कदम या स्टेप। ठीक है, तो 1 सेकंड में कुत्ता कितने कदम चल रहा है? तो यहाँ दिया हुआ है 6 कदम, और उतने ही समय में रैबिट कितने कदम चल रहा है? 9 कदम। यहाँ पर हम लोगों ने डॉग को पहले इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर बाद में पूछ रहा है कुत्ता और खरगोश की गति का अनुपात। ठीक है, तो लास्ट में जिस चीज़ का अनुपात पूछे उसी क्रम में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, नहीं तो कभी कभार क्या होता है कि एग्जाम में हम लोग गलती कर बैठते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 16 15 और 15 16 दिया है। ठीक है, तो इन दोनों में विकल्प में गलती हो जाती है, इसीलिए जो पूछे आप लोग उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बाकी आप लोग खरगोश को पहले करेंगे तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा ये है कि एग्जाम में लोग भूल जाते हैं कभी कभार। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। तो आगे कह रहा है कि कुत्ते द्वारा 5 कदम चली गई दूरी, यानी डॉग की 5 कदम की दूरी, 5 कदम की दूरी जो है
खरगोश के 8 कदम की दूरी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुत्ते और खरगोश के जो कदम है उनकी दूरी का अनुपात लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 8:5। ठीक है, यानी डॉग के 1 कदम की लंबाई, डॉग के 1 कदम की लंबाई, कदम की दूरी या लंबाई अगर 8 है तो रैबिट की 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी दूरी का अनुपात आ गया, तो हो जाएगा 1 कदम में डिस्टेंस। 1 कदम में कुत्ता कितनी दूरी चल रहा है, तो यहाँ से 8 है, और खरगोश 1 कदम में कितनी दूरी चल रहा है, तो 5। ठीक है, तो अगर खरगोश ये जो कुत्ता है अगर 1 कदम में 8 की दूरी तय कर रहा है तो टोटल कितने कदम चल रहा है, 6 कदम, तो हो जाएगा 8×48, यानी टोटल 48 की दूरी तय कर रहा है। तो वैसे ही रैबिट भी 9×5=45 की दूरी तय करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस। तो मैंने बताया है कि अगर समय स्थिर है तो जो उनकी दूरी का अनुपात होगा वही उनकी चाल का भी अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो चाल का अनुपात हो जाएगा 48:45। 3 से कटेगा, 3×3 3×6=18, 3×3 3×5=15, 16:15। तो यहाँ पर ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग शुरुआत में देखिए, यहाँ पर शुरुआत में खरगोश दिया हुआ है, उसके बाद कुत्ता, तो यहाँ अगर आप लोग रैबिट कर देते यहाँ डॉग, हो सकता है गलती में आप लोग 15:15:16 को सही कर देते हैं। ठीक है, तो सवाल को आप लोग हमेशा ध्यान से पढ़िएगा और लास्ट में ये देखिएगा कि पूछ क्या रहा है। तो लास्ट में कुत्ता और खरगोश पूछ रहा है, ना कि खरगोश और कुत्ता। ठीक है, तो क्योंकि अगर आप लोग खरगोश और कुत्ते को लगाएंगे, पहले खरगोश लिखेंगे कुत्ता उत्तर लाएंगे, तब भी उत्तर जो है विकल्प में रहेगा, आप लोग इसको लगा देंगे जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए ये वाला सवाल बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 660 थी। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:9 था। कुछ समय बाद 30 लड़कियों ने और विद्यालय में प्रवेश लिया। ठीक है, कितने लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया, 30, और लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 हो गया। ठीक है, तो बताइए कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ा। तो इसका मतलब 30 लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया तो कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। ठीक है, तो ये बताइए टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट हैं 660। ठीक है, और इसमें बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं, तो टोटल स्टूडेंट है 660 और बॉयज़ गर्ल्स का रेशियो है 13:9, 13:9 22। ठीक है, यानी टोटल 660 छात्र हैं और रेशियो में कितने हैं, 22। ठीक है, तो 660 किसके बराबर हो जाएगा, 22 रेशियो के बराबर। तो अगर हमको बॉय का निकालना है, बॉय का निकालना है तो हम लोग 13 से गुणा कर देंगे, तो 22 3 66 हो जाएगा, 13 3 39, यानी 390। ठीक है, तो 660 में 390 लड़के हैं और गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स हो जाएंगी 660/22 गुणे गर्ल्स कितनी है, 9 रेशियो। 660 22 रेशियो के बराबर है और 22 कहाँ से आया, 13:9 22। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 9 त्रिक 27, 270 लड़कियाँ हो जाएंगी। ठीक है, 390 लड़के 270 लड़कियाँ। तो कह रहा है कि कुछ समय बाद 30 लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया। कितनी लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया, 30। तो अब कितनी लड़कियाँ हो गई, अब हो गई 30। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना हो गया, 6:5। ठीक है, 6:5। ये देखिए यहाँ से अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट उत्तर ला सकते हैं। 5 रेशियो किसके बराबर है, 5 रेशियो 300 के बराबर है। ठीक है, 5 देखिए यहाँ पर बाद में जब लड़कियों ने प्रवेश लिया और लड़कों ने छोड़ा तब यहाँ पर सिर्फ लड़कियों की संख्या दी हुई है और हमको लानी है लड़कों की संख्या यहाँ पर। ठीक है, तो ये बताइए 5 रेशियो अगर 300 के बराबर है, 5 रेशियो 300 के बराबर है तो 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 1 रेशियो 60 के। ठीक है, 5 छंग 30, 60 के बराबर हो जाएगा। अगर 1 रेशियो 60 के बराबर है तो बाद में लड़कों की संख्या कितनी होगी, 6 रेशियो, तो 6 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 6 छंग 36, 360।
यानी जब कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया तब लड़कों की संख्या कितनी हो गई 360। ठीक है, और पहले कितनी थी 390, अब कितनी हो गई 360। तो कितना माइनस हुआ 30। ठीक है, यानी 30 लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। तो हम लोग का ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, जब 30 लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया तो उन दोनों का अनुपात बॉयज और गर्ल्स का 6:5 हो गया है, और 5 रेशियो जो है 300 के बराबर है, क्योंकि अभी 5 रेशियो लड़कियां हैं और अभी 300 लड़कियां हैं। तो 300 बराबर 5 रेशियो, 5 रेशियो बराबर 300, 1 रेशियो बराबर यहाँ से 60 आ गया। और लड़के अब कितने हैं 6 रेशियो, तो 6 रेशियो यहाँ से आ गया 360। तो अब लड़कों की संख्या 360 है और पहले थी 390। इसका मतलब है 30 लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। ठीक है, बाकी आप लोग इसको समीकरण से भी लगा सकते हैं। समीकरण से कैसे लगाएंगे मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये बताइए बाद में कितनी लड़कियां होंगी। बाद में 300 लड़कियां हैं। ठीक है, और ये बताइए कि बाद में लड़के कितने हैं। लड़के हैं 390 माइनस यक्स, क्योंकि यक्स लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया था। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं यक्स लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया था। ये किसके बराबर है, लड़कियां कितनी हैं 5/6। ठीक है, यहाँ लड़कियां ऊपर हैं इसलिए हम लोग लड़की वाला रेशियो ऊपर लिखेंगे। ठीक है, देखिए बाद में लड़कियां हो गई 300 और बाद में लड़के हो गए 390 माइनस यक्स, क्योंकि हम लोगों ने माना है कि यक्स लड़के विद्यालय छोड़ दिए। ठीक है, तो ये रेशियो तो ये बराबर है 5/6 के। ठीक है, इसी को आप लोग हल करेंगे तो यहाँ से यक्स का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यक्स बराबर 30 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन हल्की सी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए ये भी सवाल सेम टू सेम वैसा ही है। एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे। ठीक है, टोटल कितने स्टूडेंट थे 1554। ठीक है, और कह रहा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था, यानी बॉयज और गर्ल्स इनका रेशियो कितना था 4:3। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से हम लोग बॉयज और गर्ल्स की अलग अलग संख्या निकाल लेते हैं। तो टोटल छात्र हैं 1554 और रेशियो में टोटल कितने हैं 4 3 7। और अगर हम लोग को बॉयज का निकालना है तो हम लोग 4 से गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। ठीक है, तो यहाँ से लड़कों की संख्या आ जाएगी 8 8 8 888 बॉयज हैं, और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी तो आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर 4 के स्थान पर 3 कर देंगे तो गर्ल्स आ जाएंगे 666। ठीक है, आप लोग इसके पैसे ही गायब कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 के स्थान पर 3 हो जाएगा गर्ल्स का निकालने के लिए। ठीक है, बाकी ये कैलकुलेशन तो सेम वैसी रहती है। तो यहाँ से बॉयज और गर्ल्स कितने हो जाएंगे, बॉयज हैं 888 और गर्ल्स हैं 666। कह रहा है कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश लिया। तो 30 लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया, तब लड़कियां कितनी हो गई 6 9 6 696। और इसके बाद और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया है, तो इसके बाद लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:6 हो गया। ठीक है, जब कुछ लड़कों ने छोड़ा और 30 लड़कियों ने प्रवेश लिया तब लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी बाद में 6 रेशियो हो जा रहा है और लड़कियाँ रियल में कितनी हो रही हैं 696, यानी 6 रेशियो बराबर हो जाएगा 696। तो 1 रेशियो बराबर 6 कम 6 6 कम 6 और 6 छंग 36। तो 7 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि लड़के कितने हैं 7 रेशियो, तो 7 रेशियो बराबर हो जाएगा 5 छंग 42। ठीक है, 812। ठीक है, 7 रेशियो बराबर 812, यानी अब लड़कों की संख्या कितनी हो गई 812। ये बताइए पहले 888 थे, अब हो गए हैं 812। तो कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ा, पहले 888 थे अब हो गए हैं 812। हम लोग 888 में से 812 घटा देंगे तो 8 में से 2 हो गए 6 7 76, यानी 76 लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया था। ठीक है, बाकी आप लोग इसको समीकरण के माध्यम से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यक्स मान के। ठीक है, जैसे माना यक्स लड़कों ने छोड़ा। ठीक है,
पहले कितने थे 888 माइनस एक्स, अब हो गए हैं, पहले 888 थे, अब हो गए हैं 888 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। और अब लड़कियां कितनी हो गई हैं 696। और जब ऐसा हुआ तो यहाँ पर लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना हो गया 7:6। ठीक है, तो बस इसी को आप लोग हल कर लेंगे, आप लोग का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला वाला सवाल। एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 5:3 है। ठीक है, 5:7 के अनुपात में क्रमशः कुछ नए लड़के और लड़कियों का विद्यालय में नामांकन हुआ। ठीक है, अब विद्यालय में, ठीक है, जब नामांकन होने के बाद विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1200 हो गई। ठीक है, और कुल लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 हो गया। ठीक है, तो नए विद्यार्थियों के नामांकन से पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो आसान सा सवाल है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 5:3 है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं पहले बॉयज और गर्ल्स। ठीक है, इनकी संख्याओं का अनुपात कितना है 5:3, 5:3 है। हम लोग मान लेते हैं कि पहले बॉयज कितने थे 5x और गर्ल्स कितनी थी 3x। ठीक है, पहले बॉयज कितने थे 5x और गर्ल्स कितनी 3x। और कह रहा है कि 5:7 के अनुपात में क्रमशः कुछ नए लड़के और लड़कियों ने विद्यालय में नामांकन लिया। ठीक है, किस अनुपात में बॉयज एंड गर्ल्स 5:7 में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से मान लेते हैं कि 5y लड़के और 5y गर्ल्स, ठीक है, इतनी संख्या में छात्रों ने विद्यालय में नामांकन लिया है। तो अब विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1200 हो गई। ठीक है, कितनी हो गई 1200। और कुल लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है जब 5x लड़के और 3x लड़कियां थी तब 5y लड़कों और 5y, और यहाँ पर 7 हैं, 7y लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया। ठीक है, जब इन दोनों ने प्रवेश लिया तब विद्यालय की जो संख्या है छात्रों की वो 1200 हो गई। ठीक है, रियल में 1200 हो गई, लेकिन रेशियो में बॉयज़ एंड गर्ल्स की कितनी हो गई 7:5। ठीक है, 7:5, यानी जो 12 है इसमें 7 रेशियो बॉयज़ हैं, 1200 है उसमें, और 5 रेशियो गर्ल्स हैं। ठीक है, ये जो 1200 है इसमें 7 रेशियो बॉयज़ हैं और 5 रेशियो गर्ल्स। तो अगर हम लोग 1200 को 7 और 5 के रेशियो में बांटेंगे तो यहाँ से बॉयज़ की संख्या आ जाएगी 700। यहाँ से क्लियरली दिख रहा, यहाँ से साफ दिख रहा है कि यहाँ से बॉयज़ की संख्या 700 है और गर्ल्स की संख्या 500। ठीक है, अब देखिए, यानी जब नामांकन लेने के बाद कितने बॉयज़ हो गए 700 और गर्ल्स कितनी हो गई 500। ठीक है, देखिए, अब देखिए यहाँ से हम लोग बॉयज़ को जोड़ लेते हैं और गर्ल्स को। ठीक है, ध्यान रखना बहुत आसान है, बस मैं आप लोग को डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, बाकी बहुत आसान है, हल्की सी कैलकुलेशन है बस। ठीक है, तो हम लोग बॉयज़ को जोड़ लेते हैं और गर्ल्स को। तो पहले कितने लड़के थे 5x, और उसमें कितने बाद में कितने लड़कों ने नामांकन लिया 5y, और ये किसके बराबर है, देखिए ये दोनों लड़के मिला के किसके बराबर हैं 700 के। ठीक है, पहले कितनी लड़कियां थीं 3x, और अब कितनी लड़कियों ने नामांकन लिया 7y, और ये किसके बराबर है 500 के। ठीक है, तो पूछा क्या है कि नामांकन से पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या है। तो ये बताइए नामांकन से पहले कुल विद्यार्थी कितने थे 5x और 3x, यानी टोटल 8x। तो ध्यान रखना यहाँ से हम लोग को साफ दिख रहा है कि हम लोग को x का मान निकालना है। ठीक है, अगर x का मान निकालना है तो हम लोग y को बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए 7 से इसमें गुणा करेंगे और 5 से इसमें, इसमें 7 से गुणा और इसमें 5 से गुणा। ठीक है, तो 7 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 35x प्लस 7×5, और यहाँ पर कितना है, हाँ ठीक है, 7×5 35y बराबर 7×7 49, और नीचे हो जाएगा 5 गुणा, 5×3 15x
प्लस 5 7 35 वाई, 5 5 2500, ठीक है। माइनस 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 हो जाएगा, घटाएंगे तो हम लोग यहाँ से वाई से वाई कट जाएगा और आ जाएगा यहाँ से 20x बराबर ये कितना है 2400, 0 से 0, यक्स बराबर आ जाएगा 120, ठीक है। यक्स बराबर आ जाएगा 120, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर पहले विद्यार्थी कितने थे, पहले विद्यार्थियों की संख्या नामांकन से पहले कितने थे 5x प्लस 3x, कितने विद्यार्थी थे ना, तो x के स्थान पे 120 रख देंगे, 5 गुणे 120 प्लस 3 गुणे 120, 12 पंचे 60, 600 प्लस 12 3 36, तो यहाँ से आ जाएगा 6 3 9 960, ठीक है। यहाँ से टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी पहले नामांकन से पहले 960 थी, ठीक है। नामांकन से पहले 960 छात्र थे उस विद्यालय में, ठीक है। ध्यान रखना मैं आप लोग को थोड़ा सा डिटेल में हर एक पॉइंट अच्छे से समझाते हुए बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा ये लेंदी लग रहा है, बाकी बहुत आसान है, बस हल्की सी इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। और ध्यान रखना ऐसे सवाल हमेशा मैथ्स में ही आएंगे, प्री में आने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये सवाल तो एकदम हलवा है, इसमें कुछ खास है नहीं। कह रहा है कि 27 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलाकर 195 के बराबर हों, तो पहले और दूसरे भाग का अनुपात है, ठीक है। संख्या कितनी है 27, कह रहा है कि इसको इस प्रकार विभाजित करें, ठीक है। चलो हम मान लेते हैं पहली संख्या हम लोग मान लेते हैं यक्स है, ठीक है। पहली संख्या यक्स मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 27 माइनस यक्स, ठीक है। हम लोग जब 27 को 2 भागों में बांटे तो हम लोगों ने मान लिया कि बांटने के बाद जो पहली संख्या थी वो यक्स हो गई और दूसरी संख्या 27 माइनस यक्स। तो कह रहा है पहले भाग का 5 गुना यानी यक्स का 5 गुना प्लस दूसरी संख्या का पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना, यानी दूसरा भाग कौन है 27 माइनस यक्स, इसका 11 गुना किसके बराबर है 195 के। हम लोग पहले यहाँ से यक्स का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 5 यक्स प्लस 11 सतह 77, 11 दूनी 22 7 97, 200 आ जाएगा 297 माइनस 11 यक्स बराबर आ जाएगा 195 से 95, तो 5 एक्स में से माइनस 11 एक्स घटाएंगे तो आ जाएगा 6 एक्स, और इधर 195 में से 297 इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 102। 297 से 195 घटाएंगे तो 102 आएगा, लेकिन यहाँ पर जब इधर जाएगा तो ये 297 माइनस हो जाएगा, और माइनस वाली संख्या बड़ी होती है, तो जिस संख्या का निशान बड़ा होता है हम लोग उसी निशान को लगाते हैं, उसी चिन्ह को, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कट गया, 6 से काटेंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा 6 कम 6 और 4 बचेगा, 6 सत्ते 42, यक्स का मान कितना आ गया 17, ठीक है। तो पहली संख्या हो जाएगी 17 और दूसरी संख्या कितनी 27 में 17 घटाएंगे तो हो जाएगा 10, ठीक है। तो पहले और दूसरे भाग का अनुपात कितना है 17:10, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला वाला सवाल। अब देखिए ये वाला सवाल है, 2 संख्याओं में से प्रत्येक में क्रमशः 5 तथा 15 जोड़ देने से उसमें 5:4 का अनुपात हो जाता है। यदि उनमें से क्रमशः 20 और 15 घटा दिया जाए तो उसमें 5:2 का अनुपात हो जाता है। तो वह संख्याएं क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि हम लोग का यहाँ पर 2 समीकरण बनेगा, ठीक है। तो हम लोग 2 संख्याएं मान लेते हैं यक्स और वाई, आप कुछ भी मान लीजिए, यक्स वाई ए बी कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। कह रहा है 2 संख्याओं में से प्रत्येक में 5 तथा 15 जोड़ देने से, यहाँ प्रत्येक में क्रमशः, ठीक है। तो क्रमशः 5 तथा 15 जोड़ देने से, यानी यक्स में हम लोगों ने 5 जोड़ दिया है और वाई में कितना, वाई में 15 जोड़ दिया है, तो उनमें जो है 5:4 का अनुपात हो जाता है। यानी जब यक्स में 5 जोड़े और वाई में 15 जोड़े तो इन दोनों में अनुपात हो जाता है 5:4 का, ठीक भाई। तो यहाँ से एक समीकरण बन जाएगा 4x गुणा हो जाएगा 4x प्लस 4 पंचे 20 बराबर
5y प्लस 15 पचे 75, ठीक है। तो 4x इधर 4x है, 5x 5y इधर आएगा, तो 4x माइनस 5y बराबर ये इधर 75 है, जब 20y इधर जाएगा तो इधर प्लस में, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 55। तो यहाँ से समीकरण नंबर 1 बन गया, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है कि यदि उनमें से क्रमशः 20 और 15 घटा दिया जाए, यानी x में तो 20 घटा दिया जाए और y में 15 घटा दिया जाए, तब इनका अनुपात 5:2 हो जा रहा है, ठीक है। थोड़ा लाइट में समस्या आ गई थी, वही ठीक कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का अनुपात हो गया 5/2, तो यहाँ से समीकरण 2 बन जाएगा दूसरा नंबर का, ठीक है। तो 2x माइनस 40 बराबर 5y माइनस 15 पचे 75, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग y को उधर लाएंगे, तो 2x माइनस 5y बराबर माइनस 75 प्लस 40, तो 2x माइनस 5y बराबर हो जाएगा माइनस 35। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो हम लोग समीकरण नंबर 1 और 2 को हल कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2x, देखिए यहाँ पर हम लोग को x और y का मान निकालना है, तो साफ दिख रहा है यहाँ पर हम लोग अगर इसमें से देखिए, चलिए हम लोग यहीं पर लगा लेते हैं, 2x माइनस 5y बराबर माइनस 35, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको हल कर लेते हैं, घटा लेते हैं, माइनस प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ से 5y माइनस में 5y प्लस में ये कट जाएगा, तो यहाँ से 4x में से 2x घटेगा तो कितना आ जाएगा 2x बराबर 5 5 10 5 3 8 1 9, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा 45, ठीक है। तो x बराबर 45 आ गया, और x का मान आप लोग चाहे समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, किसी भी रखिए आप लोग, y का यहाँ से मान आ जाएगा, ठीक है। x का मान इन दोनों में रखेंगे तो y का मान यहाँ से आ जाएगा 25, ठीक है। आप लोग मान को रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला वाला सवाल। तो चलिए हम लोग सवाल को पढ़ते हैं। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियों को वजीफा मिलता है, तो वजीफा ना पाने वाले कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं, ठीक है। इसको हम लोग 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहला है एक्स वाला, ठीक है। ये बताइए लड़के और लड़कियां कितनी हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स। हम लोग मान लेते हैं 3x लड़के हैं और 2x लड़कियां हैं, तो टोटल कितने छात्र हो जाएंगे, 3x प्लस 2x बराबर 5x, टोटल 5x हो गए। और इनमें से 20% लड़कों को और 30% लड़कियों को वजीफा मिलता है, ठीक है। तो ये बताइए जिनको वजीफा नहीं मिलता उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 3x लड़के हैं, इसमें से 20% को वजीफा मिलता है, तो इसका मतलब है 80% को वजीफा नहीं मिलता है। 2x लड़कियां हैं और इनमें 30% को वजीफा मिलता है, तो इसका मतलब है 70% लड़कियों को वजीफा नहीं मिलता है, ठीक है। ये तो हुआ ऐसे मान, लेकिन पूछा है कि कितने प्रतिशत, ठीक है। तो इसने परसेंटेज में पूछा है और पूछा है कि विद्यार्थी हैं, ठीक है, कितने % विद्यार्थी वजीफा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 3x गुणे 80/100, ठीक है, प्लस 2x गुणे 70/100, और इतने छात्रों को वजीफा नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन कितने में से, इतने छात्रों को तो वजीफा नहीं मिलता है, लेकिन कितने में से, तो ये हैं 5x में से, ठीक है, क्योंकि हमको परसेंट में मान लाना है, ठीक है। तो इतने की तुलना हम लोग इससे करेंगे तभी परसेंटेज में आएगा, और गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। परसेंटेज मिलाना है तो 100 से गुणा कर देंगे। इतने छात्रों में से वजीफा नहीं मिल रहा है और परसेंटेज में मान लाना है तो 100 से गुणा कर देंगे। जब आप लोग इसको हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 76%, ठीक है। तो ये तो हुआ बेसिक वाला तरीका है। बाकी आप लोग एक तरीके से और लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स, इनका रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:2। तो आप लोग मान लीजिए बॉयज़ कितने हैं 300 और लड़कियों को मान लीजिए 200, ठीक है। बॉयज़ 300 मान लिया आपने और गर्ल्स कितनी 200। तो कह रहा है 20% लड़कों को वजीफा मिलता है। अगर आप लोग 300 का 20% निकालेंगे तो हो जाएगा 60, ठीक है।
60 हो जाएगा। तो यानी जिनको वजीफ़ा नहीं मिलता वो कितने हो जाएंगे, 240। ठीक है। और लड़कियों में 30% लड़कियों को वजीफ़ा मिलता है, तो 200 को 30% निकालेंगे तो हो जाएगा ये भी 60। यानी 60 लड़कियों को वजीफ़ा मिलता है। तो कितने लड़कियों को वजीफ़ा नहीं मिलता है, 140। तो टोटल 240 लड़कों को वजीफ़ा नहीं मिलता है और 140 लड़कियों को वजीफ़ा नहीं मिलता है। लेकिन इसने पूछा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को वजीफ़ा नहीं मिलता। ये बताइए, टोटल 240 और 140, इन दोनों को जोड़ लेंगे 8, 380, यानी टोटल 380 छात्रों को वजीफ़ा नहीं मिलता। तो 380 छात्रों को वजीफ़ा नहीं मिलता, तो इसको परसेंटेज में निकालने के लिए, तो अगर 380 छात्रों को वजीफ़ा नहीं मिल रहा है तो ये कितने में से नहीं मिल रहा है, तो यहाँ 300 और 200 यानी 500 में से। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो हम लोग का उत्तर आ जाएगा 65, 35, 5 छंग 30, 76%। ठीक है, हम लोग का ऐसे उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला वाला सवाल। अब देखिए ये वाला सवाल बहुत आसान है। ए, बी तथा सी के वेतन 1:3:4 के अनुपात में हैं। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% तथा 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे। ठीक है, तो ए, बी, सी के वेतन का अनुपात कितना है, 1:3:4। ठीक है, तो ए के वेतन 1 है और वृद्धि कितनी की हो रही है, 5% की। ठीक है, वृद्धि हो रही है 5% की, तो 100 से कितना हो जाएगा, 105। ठीक है, अनुपाते बी का वेतन कितना है, 3, और वृद्धि कितनी हो रही है, 10% की, तो 100 से कितना हो जाएगा, 110%। ठीक है, और सी का वेतन कितना है, 4, और वृद्धि कितनी की हो रही है, 15% की, तो 100% से कितना हो जाएगा, 115% बटे 100। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ तो 100 लग जाएगा। बाकी अगर देखिए अनुपात में पूछा है तो आप लोग देख रहे हैं कि तीनों में 100 कट जाएगा, तो यहाँ पर रेशियो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से ए, बी और सी का रेशियो के वेतन का अनुपात कितना हो जाएगा, बढ़े हुए वेतन का अनुपात 105 अनुपाते 330 अनुपाते 4×5 = 20, 6, 460। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 5 से कट रहा है तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 अंक 30, 5 अंक 30, 5 9 45, 5 दूनी 10, यानी तीनों के बढ़े हुए वेतन का अनुपात 21:66 अनुपाते 92 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला वाला सवाल। अब देखिए ये वाला सवाल बहुत आसान है। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है तथा लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 1/25 भाग है। लड़के तथा लड़कियों की संख्याओं का अनुपात क्या है। अब देखिए इसने थोड़ा सा ट्रिकी सवाल दिया है, वो ये चाहता है कि आप लोग इसको भी लगाएं और इसको भी लगाएं, जबकि इसमें जो है इतने में ही आप लोग चाहें तो इतने में ही उत्तर आ जाएगा। ये जो दूसरा पार्ट दिया है ये फालतू में दिया है। ठीक है, पहले वाले पार्ट से भी उत्तर आ जाएगा और सिर्फ दूसरे वाले पार्ट से भी आ जाएगा, लेकिन इसने थोड़ा फंसाने के लिए दिया है। ठीक है, क्योंकि उत्तर पूछा है अनुपात में, तो कह रहा है कि लड़कों की संख्या का 10%, यानी बॉयज़ की संख्या का 10% बराबर है लड़कियों की संख्या का 1/4। तो यहाँ पे 0 से 0 हो जाएगा, बॉयज़ एंड गर्ल्स, 10 इधर जाएगा, 10/4 इधर नीचे हो जाएगा, तो 2 से कटेगा 2। ठीक है, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा, 5:2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरे लाइन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर अनुपात में इसने पूछा है और पहले ही लाइन में इसने इतना डेटा दे दिया है कि उत्तर आ जाए। बाकी अगर आप लोग दूसरे वाली लाइन से लगाएं तो इस लाइन में भी इसने पर्याप्त डेटा दिया है कि सिर्फ इसी एक लाइन से उत्तर आ जाए। देखिए कैसे दिया है कि लड़कियों की संख्या का 10% है, यानी गर्ल्स की संख्या का 10% बराबर बॉयज़ की संख्या का 1/25। ध्यान रखना यहाँ से जो उत्तर आया है वही उत्तर यहाँ से भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ से बॉयज़ इधर रहेगा, बॉयज़ अपान गर्ल्स हो जाएगा 25/10, 5 कट जाएगा, 5×5 = 25, 5 दूनी 10। अब यहाँ से भी देखिए बॉयज़ एंड गर्ल्स इनका रेशियो आ रहा है 5:2। ठीक है, तो इससे भी और इससे भी दोनों से सेम रेशियो आ रहा है। ठीक है, तो उत्तर देने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। ओके, अब देखिए ये वाला सवाल है
2 टोकरियों में 640 संतरे हैं। ठीक है, कितनी टोकरी हैं? 2। यदि पहली टोकरी में से संतरों का 1/5वां भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाए तो दोनों टोकरियों में संतरों की संख्या बराबर हो जाएगी। तो पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी है? ठीक है, ध्यान रखना टोटल 640 संतरे हैं और ये संतरे दो टोकरियों में रखे हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना पहली टोकरी में यक्ष संतरे हैं। ठीक है, तो पहली टोकरी में कितने हैं? यक्ष। तो दूसरी में कितने हो जाएंगे? 640 माइनस यक्ष। ठीक है, 640 माइनस यक्ष हो जाएंगे दूसरी टोकरी में। तो कह रहा है कि यदि पहली टोकरी में से संतरों का 1/5 भाग निकाल कर, ये बताइए अगर पहली टोकरी में से यानी यक्ष में से हम लोग 1/5 भाग निकाल लेंगे तो ये बताइए बचेगा कितना? बचेगा यक्ष का 4/5 भाग। ठीक है, अगर हम लोग पहली टोकरी में से 1/5 भाग निकाल लेते हैं तो बचेगा कितना? यक्ष का 4/5 भाग। ठीक है, और दूसरी टोकरी में कितने हैं? 640 माइनस यक्ष। ठीक है, ये बताइए जो पहली टोकरी से निकाला गया, ठीक है, पहली टोकरी से कितना निकाला गया? यक्ष का 1/5। तो ये बताइए जो इसमें से निकाला गया है, ठीक है, यानी जो इसमें से माइनस किया गया है वही तो इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, यानी अगर यक्ष में से यक्ष का 1/5 निकाला गया है तो 640 माइनस यक्ष दूसरी टोकरी है और इसी में यहाँ पर प्लस होगा, इसी में यक्ष का 1/5 भाग, यक्ष का 1/5 भाग डाल दिया गया है। ठीक है, इसमें से यक्ष का 1/5 भाग निकाला गया है और इसमें यक्ष का 1/5 भाग डाल दिया गया है। ठीक है, तो बाद में पहली टोकरी में यक्ष का 4/5 भाग बचा और दूसरी में इतना बचा। ठीक है, इसको आप लोग हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4x और इधर 4x/5 और इस यक्ष को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस x/5 बराबर 640 माइनस यक्ष। तो यहाँ से हो जाएगा 3x/5 बराबर 640 माइनस यक्ष। इसको आप लोग इधर ले आके इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ से यक्ष का मान आ जाएगा 400। ठीक है, यक्ष का मान आ जाएगा 400। और पूछा क्या है कि पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी थी? तो हम लोगों ने पहली टोकरी में संतरों की संख्या मानी थी यक्ष, तो यही हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है यक्ष में से हम लोगों ने 1/5 भाग निकाल लिया था तो बचा था 4/5 भाग और यही 1/5 भाग इसमें दूसरी टोकरी में डाल दिया गया है। ठीक है, तब दोनों की संख्या बराबर हो गई थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला वाला सवाल। कह रहा है कि एक शंकु, एक गोलार्ध और एक बेलन एक समान आधार वाले और उनकी ऊंचाई भी एक समान है। तदनुसार उन तीनों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अनुपात क्या होगा? बहुत ही आसान है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? शंकु है और क्या है? गोलार्ध है और क्या है? बेलन है। ठीक है, तीनों के आयतनों का अनुपात पूछा है तो ये बताइए शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 πr²h। और गोलार्ध के आयतन का सूत्र क्या होता है? 2/3 πr³ और बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? πr²h। ठीक है, तो कह रहा है कि एक समान आधार वाले हैं और उनकी ऊंचाई भी एक समान है। ठीक है, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, देखिए ये एक गोलार्ध है। ठीक है, ये एक गोलार्ध है। थोड़ा सा आप लोग इसको समझ लीजिए। अब देखिए ये इसकी त्रिज्या है r। ठीक है, और यहाँ पर ऊंचाई आप लोग को दिख नहीं रही, लेकिन ये बताइए ऊंचाई तो यही होगी ना, यही ऊंचाई है। और ध्यान रखना अर्ध गोलार्ध में जो त्रिज्या होती है त्रिज्या के बराबर ही उसकी ऊंचाई भी होती है। ठीक है, अर्ध गोलार्ध में त्रिज्या के बराबर ही उसकी ऊंचाई होती है, इसलिए यहाँ पर r को हम लोग क्यूब लिख लेते हैं। ठीक है, बाकी ये वास्तविक रियल में क्या है? 2/3 πr²h। ठीक है, लेकिन यहाँ पर h भी r ही है, h का मान भी r है, इसलिए हम लोग r को क्यूब कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर एक r और हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि
तीनों चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर इसके स्थान पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि एक समान आधार वाले, ठीक है, इनका आधार भी एक समान है, इनकी ऊंचाई भी एक समान है, ठीक है। अगर आधार और ऊंचाई समान है तो ध्यान रखना आप लोग इनका रेशियो निकालते हुए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अनुपाते 2/3 पाई आर क्यूब अनुपाते पाई आर स्क्वायर एच। इनका रेशियो निकालते समय देखिए पाई से तो पाई कट जाएगा तीनों में, और आर स्क्वायर, यहाँ पर आर स्क्वायर कटेगा तो एक आर बचेगा, यहाँ पर आर स्क्वायर। ध्यान रखना जो एक आर बचा है ये किसके बराबर है, एच के बराबर, ठीक है। अब तीनों में से एच कट जाएगा, एच का मान है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/3 रेशियो 2/3 रेशियो 1, ठीक है। ये तीनों का रेशियो हो गया, लेकिन यहाँ पर ऐसे मान नहीं दिया हुआ है तो हम लोग एलसीएम से गुणा, ठीक है। तीनों का रेशियो निकालने के लिए एलसीएम से गुणा कर देंगे, ठीक है। हो जाएगा तीनों का एलसीएम कितना है 3 है, 1/3 गुणे 3, 2/3 गुणे 3, 1 गुणे 3, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा तीनों का रेशियो 1/2/3, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये तीनों कट जाएंगे, यही बचेगा 1/3, 2/3 और 1, ठीक है। तो चलिए अगला वाला देखते हैं। कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग 252 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पर पूछा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो 3 संख्याएं हैं 1, 2 और 3। कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है। तो यहाँ आप लोग कैसे भी मानिए कोई दिक्कत नहीं, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोग थोड़ा अच्छे से मानेंगे। तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है, तो हम लोग दूसरी संख्या को मान लेते हैं x, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 3x, ठीक है। और कह रहा है तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3, तो तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 है, तो पहली संख्या कितनी है 3x, और इसकी 2/3 कितनी हो जाएगी 2/3 हो जाएगी 2x, ठीक है। 3x का 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, हो जाएगा 2x, ठीक है। तो कह रहा है कि तो 3 संख्याओं का योग 252 है, तो इन्हीं तीनों संख्याओं का योग कितना है 252, यानी 3x + x + 2x, ठीक है। तो यहाँ से तीनों संख्याएं आ गई, और तीनों संख्याओं का योग किसके बराबर है 252 के। 3 2 5 1 6x बराबर 252। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 6 चौका 24, 6 दूनी 12, और दूसरी संख्या क्या है यही x है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 42, ठीक है। हमारा उत्तर 42 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला वाला देखते हैं। कह रहा है कि यदि 3:2:5 के अनुपात में 3 संख्याएं ऐसी हैं कि उनके वर्गों का योग 1862 हो तो बीच वाली संख्या बताइए, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है कि 3, 2 और 5 के अनुपात में 3 संख्याएं हैं और उनके वर्गों का योग 1862 है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं 3x 2x और 5x संख्याएं हैं, ठीक है। ये संख्याएं हैं और इनके वर्गों का योग कितना है 1862, यानी 3x की स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 5x के स्क्वायर का योग कितना है 1862, ठीक है। तो जब ब्रैकेट टूटेगा तो हो जाएगा 3 3 का 9x स्क्वायर। ध्यान रखना है ब्रैकेट के अंदर रहने का मतलब है 3 का भी ये स्क्वायर है और x का भी। और ब्रैकेट टूट गया तो अब 9 का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ x का स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने 9 को स्क्वायर कर दिया है। अगर ब्रैकेट के अंदर है तो स्क्वायर दोनों के ऊपर है, ठीक है। जैसे ये भी 2 का भी स्क्वायर है और x का भी, लेकिन जब ब्रैकेट टूटेगा तो 2 दूनी 4x स्क्वायर। अब यहाँ पर सिर्फ ये जो स्क्वायर है वो x का है, 4 का नहीं है, ठीक है। तो वैसे यहाँ हो जाएगा 5 5 25x स्क्वायर बराबर 1862, ठीक है। तो 9 5 14 25 14 कितना हो जाएगा, और 9 4 13 और 13 25 कितना हो जाएगा 38x स्क्वायर बराबर 1862, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर
1862। और यहाँ पर मान पूर्णांक में दिया हुआ है, इसका मतलब है 38 से कटेगा। ठीक है, 38 से जरूर कटेगा। 2 एकम 2, 2 9 18, 2 9 18, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2। ठीक है, तो ये 19 से भी कटेगा। तो ध्यान रखना, अगर आप लोग 931 को 19 से काटेंगे तो यहाँ से यक्स का मान आ जाएगा 49। ठीक है, यक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा 49, तो यहाँ से यक्स का मान आ जाएगा 7। ठीक है, तो यक्स का मान यहाँ से 7 आ जाएगा। और पूछा है कि बीच वाली संख्या क्या है। ये बताइए बीच वाली संख्या क्या है। बीच वाली संख्या यही है 2 यक्स। बीच वाली संख्या है 2 यक्स, तो 2 और यक्स के मान के स्थान पर 7 आया है, तो हो जाएगा 14। ठीक है, तो बीच वाली संख्या हो जाएगी 14। तो चलिए हम लोग आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट में भी लिख सकते हैं कि आप लोग को क्लास कैसी लगी।